शहर सरकार की जंग, बीजेपी कांग्रेस में मंथन, निकाय चुनाव में दांव पर प्रतिष्ठा, जनता पर जादू चलेगा किसका? शहर सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। निकाय चुनाव दोनों ही दल के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गए हैं। कांग्रेस अपने 3 साल के कार्यकाल के बाद ही इसे अपने कामकाज पर मुहर के तौर पर देख रही है, तो बीजेपी अपने केंद्रीय नेतृत्व को पिछले 3 साल में उसने क्या परफॉर्म किया, उसकी रिपोर्ट के तौर पर लेकर चल रही है। बीजेपी अपने नुकसान को कितना काम कर पाई, ये बताने उसके पास मौका होगा। अगर वो इसमें असफल होती है तो शीर्ष नेतृत्व कुछ कड़े कदम भी उठा सकता है। इसलिए दोनों ही दल बहुत गंभीरता के साथ निकाय चुनाव को देख रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक एक एक दिन मंथन किया, एक एक सीट पर मंथन किया, तो धरातल की स्थिति तो जमीनी हकीकत तो वहीं पता चलेगी। कांग्रेस भवन में बैठकर ये कितना भी मंथन कर ले, लेकिन वो जनता के नुमाइंदे नहीं आएंगे। अपने चहेतों को कांग्रेस कैंडिडेट बनाएगी, हर नेता अपने अपने चहेतों को बनाएगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन के उम्मीदवार। हालांकि दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं। उम्मीदवारों के लिए मंथन करीब पूरा हो चुका है। कुछ लिस्ट जारी हो चुकी है, कुछ जल्द जारी होगी। वहीं जहां कांग्रेस ने मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, तो बीजेपी ने पूर्व मंत्रियों को मोर्चा संभालने के लिए कहा है। देखिए, हर चुनाव में हम विपक्ष को कभी हम कमजोर नहीं मानते। चुनाव को हम चुनाव की तरह लड़ते हैं और हमारी तैयारी भी है उसी तरह, चाहे छोटे चुनाव हो चाहे बड़े चुनाव हो। हम विपक्ष को कभी कमजोर नहीं माने, इसलिए हम चुनाव को चुनाव की तरह लड़ेंगे और हम चुनाव लड़के चुनाव जीतेंगे। कुल मिलाकर निकाय चुनाव भले ही सीमित जगह पर हो रहे हों, लेकिन दोनों ही दल इसे अग्नि परीक्षा के तौर पर देख रहे हैं। जो इस अग्नि परीक्षा में पास हो जाएगा, वो मान के चल रहा है 2023 के लिए उसका रास्ता काफी आसान होगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। निकाय चुनाव यानी नाक का सवाल। जी हां, छत्तीसगढ़ में जो फिलहाल निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, दोनों ही दलों के लिए, दोनों ही दलों के कई नेताओं के लिए नाक का सवाल बन गया है। मंथन जोरदार चल रहा है, भाजपा में भी चला, कांग्रेस में भी चला और सूचियां भी अब जारी होने लगी उम्मीदवारों की। भाजपा जहां जिलावार ये सूची जारी कर रही है, तो कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर मंथन हो रहा है। लेकिन ये जो निकाय चुनाव हालांकि बहुत सीमित जगहों पर है, लेकिन इसका असर दूर तक होगा, इस बात को तमाम बड़े नेता और सियासी विशेषज्ञ पंडित मानते हैं। चर्चा हम भी आज इसी पर करेंगे कि आखिरकार ये निकाय चुनाव किसकी नाक का सवाल है और क्या असर छत्तीसगढ़ की सियासत पर इसका पड़ेगा। खास मेहमान हमारे साथ हैं, रजनीश जी, भाजपा से बहुत स्वागत आपका। रमेश वर्ल्यानी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत करता हूं आपका। वरिष्ठ पत्रकार ए बी मुरली जी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। रजनीश जी, निकाय चुनाव जैसा कि आप देख रहे हैं, नाक का सवाल मान के चला जा रहा है, विशेषज्ञ मान रहे हैं सियासी की, भाजपा के साथ साथ भाजपा के कई बड़े दिग्गजों के लिए भी नाक का सवाल है। आने वाला भविष्य भी ये तय कर सकता है, बना और बिगाड़ भी सकता है। अभिषेक जी, निकाय चुनाव जो लगभग 3 नगर निगम के, 2 नगर पालिका का और बाकी 10 नगर पंचायत के 15 कुल मिला के चुनाव हो रहे हैं। मेरा मानना है कि ये कोई नाक का सवाल नहीं है। चुनाव एक लोकतांत्रिक देश में एक प्रक्रिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक ढांचा ऐसा बना हुआ है कि हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और सिर्फ चुनाव के लिए हमारी संगठन काम नहीं करती। यदि हम सत्ता में रहें, सत्ता में न रहें, फिर भी हमारा संगठन अलग अलग दायित्वों में काम करते रहता है। हमारा जो अभी चुनाव का जो हमारे प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है, मंडल के रायशुमारी के बाद जिला अपने सुझाव देती है और नगर पालिका और नगर पंचायत के संभागीय कमेटियां हैं वो प्रत्याशी तय करती हैं। नगर निगम के प्रत्याशी को हमारे प्रदेश की जो चुनाव समिति है वो तैयारी करती है। लेकिन कांग्रेस जो बार बार ये कहती है कि हमने बम्पर जीत की, मैं इनका आंकड़ा थोड़ा सा एक लाइन में दे देता हूं कि जो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद एक तो विधानसभा में इनको बहुत भारी बहुमत मिला,
लोकसभा में वो जस्ट उलट हुआ तो ये डर गए, सहम गए कि छत्तीसगढ़ की जनता अब हमको सिर्फ 4 महीना में आईना दिखा दी, और इसके कारण इन्होंने अप्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव करवाया। प्रत्यक्ष कराते तो इनको पता लग जाता। उसमें भी ये ठीक है कि 10 नगर निगम में साम दाम दंड भेद करके इनकी महापौर है, इनकी सरकार है, लेकिन एक बार पार्षदों का आंकड़ा देख लीजिए कि जो नगर पंचायत है, नगर पालिका है और नगर निगम है, इसमें लगभग 2800 के आसपास पार्षद हैं, 1283 इनके पार्षद हैं और 1131 हमारे पार्षद हैं। कुल मिला के 150 के आसपास ये जो निर्दलीय लड़े उनको मिलाए हैं तब की बात। तो ये मुगालते में है कि हमने नगर निगम में पहली बार काफी हिसाब किताब हमने देखा है, लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा कि जो जीता वही सिकंदर कहा जाता है, और महापौर फिलहाल 10 नगर निगमों में कांग्रेस के हैं, इससे आपको भी इंकार नहीं है। वल्यानी जी, इस चुनाव से क्या आप लोगों को कोई असर पड़ेगा? क्योंकि रजनीश जी बोल रहे हैं कि ये कोई नाक का सवाल नहीं है, इससे भाजपा को कोई असर नहीं पड़ना इसके नतीजों से। देखिए, हमारे ऊपर तो कोई असर पड़ना ही नहीं है अभिषेक जी। कांग्रेस पार्टी को तो बम्पर जीत मिलने वाली है जैसे पहले मिल के आई है। मैं रजनीश जी को इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि वो लोकसभा के चुनाव के नतीजों के गुमान में न रहे। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला मुद्दा बनाकर चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पे जीत लिया, जनता को गुमराह करके, और उस कारण हम लोग ने डायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्ट कर लिया। ऐसी बात नहीं है। हमारा अनुभव ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे मेयर जीते, लेकिन यदि नगर निगम या नगर पालिकाओं में पार्षदों की संख्या कम थी तो उनके पार्षद काम करने देते नहीं थे। तो नगरीय निकाय के माध्यम से जो नगरों का विकास होना चाहिए था वो ठप पड़ रहा था। तो डायरेक्ट इलेक्शन प्रणाली से ये बड़ा नुकसान हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने पार्षदों के बीच से अध्यक्ष चुनने का सवाल किया, और उस व्यक्ति को मेयर बनाएगा जो पार्षद चुनाव जीतेगा। जिस आदमी की हैसियत अपने वार्ड में जीतने की नहीं है वो काहे को मेयर बने। तो 2 कारणों से हमने काम किया है। तो ये उनका कहना गलत है कि हमने इसलिए नीति बदली। और शहर में भी और गांव में भी कांग्रेस पार्टी का जनाधार इतना बड़ा है अभिषेक जी कि जनता ने दोनों जगह बम्पर वोटों से हमको विजयी बनाया है। और आज जो भी ये चुनाव होने जा रहे हैं उनमें भी हमारे 3 साल के कामकाज पर हम जा रहे हैं। जनता ये देख चुकी है कि हमने बिजली बिल माफ आधा किया है। जनता ये देख चुकी है कि आपने छोटे छोटे भूखंड के रजिस्ट्री को रोक दिया था, उस रजिस्ट्री को हमने अलाउ किया, रजिस्ट्री की शुल्क में कमी की है। स्वच्छता के मामले में हम लोगों ने बड़ा काम किया है, जिसका ठीक है नतीजा ये केंद्र सरकार ने स्वच्छता पुरस्कार दिया है। का कहना है कि आप लोग काम पे जा रहे हैं, और रजनीश जी कह रहे हैं कि वो पूरी तैयारी रखते हैं हर बार यहाँ पर। मैं मुरली जी का तो हमारी भी पूरी है। निकाय चुनाव बहुत सीमित जगह पर है, लेकिन क्या वाकई पार्टियों को या नेताओं को फर्क नहीं पड़ना इन नतीजों से? किसी प्रकार का कोई अप डाउन नहीं होगा? अभिषेक जी, निकाय चुनाव जो हो रहा है एक तरह का एक जो वर्तमान सरकार है उस पर भी एक सोलम स्टैंपिंग हो सकता है यदि इस चुनाव में जहां जहां नतीजे कांग्रेस के खिलाफ जाते हैं। तो इससे ये मानना जाना चाहिए कि जो पिछले 3 साल का जो सरकार का जो कार्यशैली रही है, या जिन निगमों में या जिन पंचायतों जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स में जहाँ पे जो वहाँ की जो सरकार थी उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर एक स्टैंपिंग होगा जनता की तरफ से। तो ये ऐसा कहना कि ये किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट है, लोकल बॉडी गवर्नमेंट ये बहुत हद तक पॉलिटिकल पार्टियों का बहुत ज़्यादा उसमें इन्फ्लुएंस रहता नहीं है, क्योंकि जो वार्ड पार्षद होता है वो अपना इंडिविजुअल दम पर चुनाव जीतता है मैक्सिमम। उसका अपना जो क्षेत्र में जिस तरह से उसका मूवमेंट रहता है, जिस तरह से वो लोगों को मदद करता है, उसको देखकर ही वहाँ पे लोग उसको वोट देते हैं। और हर पार्षद वहाँ के जो रहवासी है, रेसिडेंट्स है, उनसे रूबरू रहता है। तो इसलिए इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का आप देखेंगे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता। लेकिन और ये शायद यही कारण है कि मैक्सिमम इंडिपेंडेंस भी जीत कर आती है इस तरह के चुनावों में। लेकिन क्या नतीजों से जो नतीजे आएंगे, अगर जीत या हार मिलती है तो दिल्ली में आला कमान की नज़र में
कुछ असर नहीं पड़ता किसी भी प्रकार का, या फिर विपक्ष को कहने का मौका नहीं मिलता? विपक्ष को तो कहने का मौका जरूर मिलेगा। यदि कांग्रेस हारती है तो विपक्ष के लिए तो एक मुद्दा बन जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस पर सरकार पर कोई डायरेक्ट किसी तरह का कोई हमला कांग्रेस हाईकमांड की तरफ से या सीनियर नेताओं की तरफ से हो सकता है, क्योंकि चुनाव में हार जीत तो होते ही रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो एक रेफरेंडम होगा, एक कांग्रेस सरकार पर एक रेफरेंडम होगा कि उनको अपनी शैली बदलनी होगी। यदि चुनाव हारती है, यदि जीतती है, तो ये मान के चले कि ये 3 साल उनका काम जो है उस पर लोगों ने मुहर लगाई। यही सवाल बीजेपी के लिए भी है। अगर बीजेपी जीतती है या हारती है तो कई नेताओं को जैसे कहा जा रहा है कि बदलाव की बयार चल रही है, खारिज कर रहा है, हालाकमान की बड़ी टेढ़ी नजर है, उनके कद पर भी क्या कोई असर पड़ेगा? बीजेपी का यदि आप माने, बीजेपी का चूंकि एक इनडायरेक्ट प्रणाली है, तो यदि बीजेपी का पार्षद, जैसे पहले भी जो चुनाव हुआ है उसमें भी आप देखेंगे कि बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब नहीं रहा, बीजेपी का परफॉर्मेंस बराबर कांग्रेस के बराबर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई अप्रत्यक्ष प्रणाली की वजह से। जो इंडिपेंडेंस थे उनको मालूम है कि यदि कांग्रेस के साथ देंगे तो विकास का कार्य ज़्यादा तेज गति से होगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के लिए कोई डायरेक्ट किसी प्रकार का कोई रेफरेंडम होगा, चूंकि उनका परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में भी बेहतर रहा। अगर ये इस बार और बेहतर करेंगे तो जो नेतृत्व है यहाँ के, उस नेतृत्व के लिए एक रेफरेंडम होगा कि एक तरह से स्टैंपिंग होगा कि काम अच्छा हो रहा है, या ये जिस तरह से पिछले चुनाव में बुरी तरह हार मिला था उनको, उसके बाद वो अपने आप को सुधार के अपने आप को जो गति दिया है पार्टी को। रजनीश जी, ये जो चुनाव है, अगर माना जाए जो भी जीते हारे, क्या काम काज को लेकर होगा? चाहे बीजेपी की बात कर ले, आपकी परफॉर्मेंस को भी किसी प्रकार का तोला मोला जाएगा, या कांग्रेस की परफॉर्मेंस को आप लोग तोलेंगे इस पूरे जीत या हार के नतीजों से? देखिए अभिषेक जी, पहले तो हमारे वरल्यानी जी ने जो कहा कि मोदी जी भारत और पाकिस्तान करके जीत गए, तो वरल्यानी जी आप लोगों ने गंगा जल की कसम खा करके और भारी भरकम जो घोषणा की है पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को आंखों में जो धूल झोंकने का काम किया, उसके कारण आपको बहुमत मिला। और अब क्या हो रहा है, आप बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे वादों का, किसान टोकन के नाम पर वहां पर भगदड़ हो रहा है, महिला स्व सहायता समूह आपने सबको भंग कर दिया। तो वरल्यानी जी पूरे हाँ, अब गंगा जल की कसम नहीं खाई थी, अब ठीक है, उसका भी जवाब दीजिएगा। आपका नंबर आ रहा है वरल्यानी जी, बताइएगा कि हमने गंगा जल की जो कसम खाई थी, हमने जो वादा किया था वो सब झूठा था, हमने जो घोषणा पत्र में वादा किया है झूठा है, वो सब दिख गया है छत्तीसगढ़ की जनता को। और अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मुरली जी ने जो कहा कि हम पिछले चुनाव में भी जो चुनाव हुए हैं नगर निगम के, नगर निकायों के, कहीं पर कमजोर नहीं थे। इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता पाया है, और इस बार पूरे जो 15 चुनाव जहां 15 जगह हो रहे हैं, इनके काम पर देखिएगा, इनके काम से जो नाराजगी है, एक पंचायत में एक वरल्यानी जी रायपुर रहते हैं, रायपुर के 2 काम बता दें, बिलासपुर के 2 काम बता दें इन 3 सालों की उपलब्धि, बाकी नगर पंचायत नगर पालिका का छोड़ देता हूँ। कितना पैसा आया है, कहना चाह रहा पूरा था नगर निगम नगर अगर सरकार से लोग नाराज हैं कामकाज से, तो क्या आप लोग मान रहे हैं कि एक तरफा जीत होनी चाहिए फिर आप लोगों की? नहीं, देखिए ये छोटा चुनाव है, हम राजनीतिक धरातल पर राजनीतिक चीज को समझते हुए एक तरफा जीत की बात मैं इसलिए अभी फिलहाल नहीं करूंगा कि राजनीति में सब चीज को अपना, वहां छोटा चुनाव में व्यक्तित्व का भी अपना एक अलग महत्व होता है। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी जो 3 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो व्यवहार की है, हर वर्ग के साथ जितने वादे थे, ठीक उसके उलट उसके विपरीत जो काम कर रही है, अभी छत्तीसगढ़ की शहरी क्षेत्र की जनता इनको निश्चित रूप से सबक सिखाएगी और इनको एहसास कराएगी कि इन्होंने 3 साल में जो छत्तीसगढ़ के जनता के साथ बड़े बड़े वादे किए थे, उसका जो इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसका परिणाम इनको जरूर दिखाएगी। ठीक है, वरल्यानी जी एक तरफा जीत की बात तो नहीं कह रहे रजनीश जी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जीत जरूर हमारी होगी और कामकाज पर मुहर ही एक तरीके से वो मान रहे। देखिए अभिषेक जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये रजनीश जी इस मुगालते में है कि भूपेश बघेल सरकार ने काम नहीं किया। जनता देख रही है काम क्या किया है।
शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल का एक बड़ा क्रेज है लोगों में। जो बच्चे मध्यम वर्ग के और गरीब आदमी लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भर्ती नहीं कर सकते थे, उनके लिए भूपेश बघेल जी ने दरवाजे खोले हैं स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से। बिजली बिल हाफ किया हम लोगों ने, गरीबों के सपनों के लिए उनके प्लॉट की छोटे छोटे भूखंड की रजिस्ट्रियां की हैं। और रजनीश जी, मोदी जी को भी लोग याद कर रहे हैं कि अच्छे दिन के सपने दिखाए थे। हम सोचते हैं वो पुराने बुरे दिन लौटा दीजिए भाई, हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए। इतनी महंगाई, अभी भी पेट्रोल डीजल 100 के पार, जो गैस है 400 का गैस 1000 रुपए में, सरसों तेल आज ही मेरे घर में आया 100 रुपए का 200 रुपए में। तो वरल्यानी जी, निकाय चुनाव में भी क्या मोदी जी मुद्दा रहेंगे? देखिए, मोदी जी के जो अच्छे दिनों का सपना था उसको भी लोग महसूस करके हुए बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं। और कांग्रेस पार्टी के कामकाज के आधार पर आप देखिएगा, आज रणधीर जी को बता रहा हूं, एक तरफा कांग्रेस पार्टी की जीत होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में है। 30 साल के कामकाज के आधार पर भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है। जी वरल्यानी जी, आप लोग मतलब केंद्र सरकार की असफलता बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार फेल हुई? ऐसा असफलता, अभिषेक जी, आम आदमी महंगाई से त्रस्त है और महंगाई के लिए जिम्मेदार अकेले मोदी सरकार है। आम आदमी के घर में बेरोजगार लोग हैं, उस बेरोजगारी का मूल कारण मोदी सरकार है। विदेश नोटबंदी और जीएसटी ने व्यापार चौपट कर दिया है, शहर के छोटे छोटे व्यापारी परेशान हैं। ये भी मुद्दे, इसको लेकर उनमें असंतोष है। और कांग्रेस पार्टी के काम, ये दोनों मिलकर कांग्रेस पार्टी को एक तरफा जीत दिलाने का काम करेंगे। जी रजनीश जी, जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को, जब अभी कांग्रेस भी पार्टी गिनाएगी इस प्रकार महंगाई बढ़ गई या फिर दिक्कतें हुई। जी अभिषेक जी, इनके सवाल का जवाब हमारे पास पहले से है। ये टीवी डिबेट में आज वो विषय नहीं है। मैं 4 से 14 तक में इनको वरल्यानी जी को याद दिला दूं, 33 का डीजल को 68 किए, तो 42 का जो पेट्रोल था उसको 80 रुपया किए 10 साल में, जबकि कोई उस समय कोरोना नहीं था। आटे का दाल जो 13 रुपया था 33 रुपया किया, शक्कर जो 18 रुपया था 40 किया 10 सालों में। जनता सब देख रही है, सब याद है वरल्यानी जी। गैस सिलेंडर के लिए GOM बनता था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जो ये तय करते थे 5 देंगे, 6 देंगे, 4 देंगे। तो ये चीजें याद है आप लोगों को। 3 साल का जो सरकार का जो है ना, महिला हमारी माताओं बहनों को बेरोजगार किए हैं, लाखों लोगों को, जो दारूबंदी की बात करके अब बोलते हैं कि दारूबंदी नहीं हो सकता, किसानों को टोकन के नाम पर दंगा फसाद करवा रहे हैं। सरकार कहती है बारदाने के नाम पर कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो सकती है। अरे इससे दुर्भाग्यपूर्ण छत्तीसगढ़ का कभी हो ही नहीं सकता कि सरकार अधिकृत रूप से कहे कि कानून व्यवस्था की स्थिति बारदाने के लिए खड़ी हो सकती है। और इसलिए वरल्यानी जी, आपको निश्चिंत रहिए, छत्तीसगढ़ की जनता इस निकाय चुनाव में ऐसी सबक सिखाएगी कि आप भूल जाएंगे बड़ी बड़ी बातें करने के लिए। मोदी के चेहरे या मोदी सरकार के आसपास जरूर जिक्र बार बार होगा इसका। अभिषेक जी, मुझे नहीं लगता है कि मोदी इस चुनाव में कोई, या मोदी का चेहरा इस चुनाव में कोई किसी तरह का कोई असर करेगा, क्योंकि जो चुनाव है वो वार्डों का है। वार्डों में लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोग उस पर ज़्यादा केंद्रित रहेंगे किसी भी। लेकिन एक बात है, जो जिस तरह से चीज़ों का दाम बढ़े है वो हर चुनाव में मुद्दा बना है। ये पहली बार नहीं है, पहले भी जब भी चुनाव होता है इस तरह का जो प्राइस राइस है वो हमेशा इश्यू रहा है। लेकिन और जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वर्किंग है वो कभी इस तरह का चुनाव में सीधी तरह से कोई असर नहीं डालता। लेकिन लोगों को ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट अपने जो एजेंडा है विकास का वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है, या किस तरह से जो लोकल गवर्नमेंट है उसको मदद करती है। चूंकि स्टेट में कांग्रेस की सरकार है तो लोगों को एक आस रहती है कि भाई सरकार के विरुद्ध यदि कोई पार्टी आती है तो उनको किसी तरह का कोई मदद नहीं मिलेगा, तो विकास का कार्य नहीं होगा। तो ऐसे में लोग मैक्सिमम ये कोशिश करते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उसके लोगों को जिताए।
तो महापौर चूंकि इनडायरेक्ट है, इसलिए आप देखेंगे कि जहां जहां इस तरह का प्रणाली से चुनाव हुआ है वहां पे कांग्रेस का महापौर बने हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी कोई बहुत बड़ा विशेष रूप से कोई रेफरेंडम यदि लोग नहीं देते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा लोगों को असंतोष ना हो, तो हो सकता है कि रजनीश जी बराबर का होगा। बहुत संक्षेप में मैं आपसे कुछ पॉइंट्स में चाहूंगा कि क्या मुद्दे लेकर आप लोग जाएंगे? अगर आप जीत का दावा कर रहे हैं तो उसकी 2-3 वजह क्या है? देखिए अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ सरकार की 36 घोषणाएं, उसके अंदर और 250 घोषणाएं। नंबर 1 किसान से शुरू करके आखिरी तक जाएंगे। इस छत्तीसगढ़ सरकार में यदि जो माफियागिरी चल रही है, चाहे रेत माफिया, कोल माफिया, भू माफिया और जो शराब के तस्कर जो चल रहे हैं, नशे के कारोबार चल रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, किसानों को बारदाने के लिए तरसाया जा रहा है। कल से धान खरीदी होगा और उसी प्रकार के हमारी माताएं बहनें जो 20,000 स्व सहायता समूह थे उनसे रोजगार छीनने का प्रयास किया गया है। बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर 8,000 लोगों को अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है, 2 साल से घूम रहे हैं। मुद्दे इतने हैं अभिषेक जी कि कांग्रेस सरकार को समझ नहीं आएगा कि ये हमने इतना बड़ा जो घोषणा किया था दोबारा चुनाव में कैसे करें। तो हमारे पास जो इनकी नाकामी है, असफलता है, उसकी बहुत लंबी सूची है और इसी आधार पर हम जा करके इनके खिलाफ आप लोग किन मुद्दों के साथ जाएंगे? जीत का दावा है तो क्या कारण है कि आपको जनता वोट देगी? अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी का एक ही नारा है, जो कहा सो किया। जो हमने घोषणा पत्र में वादे किए थे उसको पूरा करने का काम किया है। किसानों का कर्जा माफ किया, 2500 रुपए क्विंटल से धान खरीदा। इस साल 1 करोड़ मेट्रिक टन हम धान खरीदी करने जा रहे हैं। धान खरीदी की चाक चौबंद व्यवस्था है, कानून व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण है। जितना भी गांजा है या दूसरी चीजें हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किए हैं। चिट फंड की जो लूट 15 साल में इन्होंने करवाई थी चिट फंड वालों को, उनको डायरेक्टरों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनकी जमीनों को बेच के चिट फंड का पैसा लौटाने का काम कर रहे हैं। स्वच्छता मिशन पे काम कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं, शहर और गांव दोनों जगह हमारे इन मुद्दों पर हम विजय की ओर अग्रसर होंगे। और सबसे बड़ा चेहरा है भूपेश बघेल जी का। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने यहाँ की परंपराएं, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की संस्कृति को उन्नयन करने का काम किया है। ये सारे कामकाज हमारे बताएंगे। हमारी बोली और कर्म में कोई चलिए, आप सभी के अपने अपने दावे हैं। आप दोनों ही दलों को शुभकामनाएं देते हैं। चुनाव बढ़िया से हो और आप लोग मैदान में जाकर जमकर लड़े, लोकतंत्र के हिसाब से लड़े और जो भी जीत हासिल होगी निश्चित रूप से उसके बाद समीक्षा हम आप बैठकर ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया करूंगा आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निकाय चुनाव पर मंथन जोरदार तरीके से चल रहा है, पार्टियां पूरी ताकत लगा रही है, मंथन जोरदार चल रहा है। ऊपर